गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 15 कर रहे थे हम। इम्प्रूवमेंट है 15वां लेसन। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे मत्स्य उत्पादन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पशुपालन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन, जिसको हम कहेंगे मछली उत्पादन के बारे में। जो मछली होती है ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है। लोगों द्वारा मछली को खाना प्रोटीन की पूर्ति करना होता है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे कि प्रॉन है तथा मोलस्क सम्मिलित होते हैं। जो मछली उत्पादन होता है वो पंखयुक्त कवचीय मछलियाँ जैसे कि प्रॉन, मोलस्क जंतुओं का इसमें शामिल किया जाता है। मछलियाँ प्राप्त करने की दो विधियाँ होती हैं। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसे हम कहेंगे मछली पकड़ना, यानी कि मछली को सीधे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसका व्यावसायिक स्तर पर उसको बेचा जाता है। या दूसरा होता है मछली पालन, या इसे हम कहते हैं मछली संवर्धन, यानी कि जिसके अंदर हम मछलियों को पालते हैं और उनका व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। मछलियों के जल स्रोत दो प्रकार के होते हैं। समुद्री जल भी होता है और ताज़ा जल भी होता है, यानी कि जिसे हमें मीठा जल भी कह सकते हैं या हम अलवणीय जल भी कह सकते हैं। समुद्री जल को हम लवणीय जल कहेंगे। मछलियाँ जो होती है वो समुद्री जल में भी होती है, मीठे जल में भी पाई जाती है। अलवणीय जल नदियों व तालाबों में होता है। जो ताज़ा जल होता है वो नदियों और तालाबों में पाया जाता है। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री मत्स्यिकी की, यानी कि समुद्र के अंदर मछली का उत्पादन। भारत का समुद्री मछली संसाधन जो क्षेत्र है वो 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। समुद्र की गहराई जितनी होगी उसके अंदर आप मछली संसाधन जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ जो हैं, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ वो है जैसे कि पोम्फ्रेट है, मैक्रल है, टूना है, सोरडाइन है, ये बोबेडक है। ये सभी ऐसी मछलियाँ हैं जो सर्वाधिक प्रचलित हैं और समुद्री मछलियाँ हैं जिन्हें व्यावसायिक उत्पादन के लिए पकड़ा जाता है। समुद्री मछलियाँ पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि, सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। बड़े समूह का पता लगाया जाता है। इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व की भी मछलियाँ जैसे कि जो समुद्री जल में जिनका संवर्धन किया जाता है उनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं तो इनमें मुलेट है, इसके अलावा भेटकी है, पर्ल स्पोर्ट है, भेटकी है, पर्ल स्टॉप स्पोर्ट है,
जो पंखयुक्त मछलियाँ होती हैं। इसी प्रकार कवचीय मछलियों की बात करें तो झींगा है, इनके अंदर मसल है तथा ओयस्टर है। इसके साथ अनेक ऐसी मछलियां हैं, समुद्री खरपतवार है। इनका संवर्धन किया जाता है। आर्थिक महत्व की है, इनको बेच के लाभ कमाया जा सकता है। ओयस्टर जो है, इसके द्वारा सफ़ेद मोती या मोती का निर्माण भी या मोती का संवर्धन भी इनसे किया जाता है। ओयस्टर के द्वारा मोती प्राप्त होते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का जो भंडार है वो कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा ही हो सकती है। और जो समुद्री संवर्धन होता है इसे हम इंग्लिश में मेरीकल्चर भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आ सकता है, मेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे मछलियों की पूर्ति के लिए जो समुद्री संवर्धन किया जाता है उसे हम मेरीकल्चर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अंतःस्थलीय मत्स्यिकी की। जो ताज़ा जल के स्रोत होते हैं, ये अभी हमने समुद्र की बात की थी, अब बात करते हैं ताज़ा जल की। ताज़ा जल के जो स्रोत होते हैं जैसे ही नाले हैं, तालाब है, पोखर है, नदियां हैं, ये सभी क्या है? मीठे जल के स्रोत हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल और ताज़ा जल दोनों मिश्रित होता है, जैसे कि नदी मुख है या लेगून है, वहाँ पे मत्स्य का भंडारण होता है। मान लीजिए इधर से समुद्र का जल मिल रहा है, समुद्री जल, और इधर से मीठा जल या नदी का जल आ रहा है, तो ये दोनों जल जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे मत्स्य का भंडारण होता है, भंडार होता है। जब मछलियों का प्रगहन अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है, जब मछलियों को पाला जाता है मीठे जल में, तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों में अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र, मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में, एक जो तालाब होता है इसमें 5 व 6 स्पीशीज यानी कि जातियों की जो मछलियां हैं वो इसमें रखी जाती है। इन 5-6 की सभी की जातियां जो होती हैं अलग होती है और इनका खाना भी क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक जो मछली है वो, जैसे कि इसमें कतला मछली है, तो कतला मछली जो है ये जल की सतह से अपना भोजन ग्रहण करती है। इसी प्रकार इसमें रोहू जो मछली है, ये रोहू जो मछली है ये तालाब के मध्य क्षेत्र से क्या करेगी? अपना भोजन प्राप्त करेगी। और मृगल जो है या कॉमन कॉर्प जो है ये तालाब की तली से क्या करती है? अपना भोजन प्राप्त करती है। और जो ग्रास कार्प है ये क्या करती है? समुद्री खरपतवार को अपना भोजन बनाती है। यानी कि ये सभी मछलियां अगर साथ साथ भी रहें तो भी इनमें भोजन के प्रति क्या नहीं होगी? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इनमें भोजन के प्रति कोई भी लड़ाई नहीं होगी। कतला मछली समुद्र जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करेगी, रोहू तालाब के मध्य भाग से प्राप्त करेगी, मरगल और कॉमन कार्प जो है वो तली से भोजन को प्राप्त करेगी, और ग्रास कॉर्प जो है ये समुद्री खरपतवार को अपना भोजन बनाती है। तो सभी का भोजन अलग अलग होने के कारण इनमें क्या नहीं होगी? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और एक ही तालाब में हम 5 से 6 स्पीशीज को आराम से पाल सकते हैं। तो हमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का तरीका अपनाना चाहिए, मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र को अपनाना चाहिए। इसमें अलग अलग स्पीशीज की जो मछलियां हैं उनको एक साथ पालना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये हमने मत्स्य उत्पादन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी
का जो छत्ता होता है, आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते से हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक तो शहद प्राप्त होता है और दूसरी बात हमें मधु मोम प्राप्त होता है। आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले दो उत्पादों के नाम लिखिए, तो आप एक तो बताएंगे शहद और दूसरा बताएंगे मधु मोम। मधु मोम जो है इसका जो उपयोग होता है वो औषधियों में किया जाता है, जबकि शहद का उपयोग आपको पता है बहुत से कामों के लिए किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की जो मक्खी है, देसी किस्म की मक्खी जिसको हमें वैज्ञानिक भाषा में एपिस सेरेना इंडिका, जो कि एक भारतीय मक्खी है सामान्य। इसके अलावा चट्टानी मक्खी या सेल मक्खी जिसे हम बोलते हैं एपिस डोरसेटा, और एपिस फ्लोरी जो कि लिटिल मक्खी है, एपिस फ्लोरी जो कि एक लिटिल मक्खी है, इनका उपयोग करते हैं। ये हमने कुछ जातियां पढ़ी मधुमक्खी की, एपिस सेरेना, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी की दो जातियों के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से दो जातियां लिखनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस सेरेना। एक इटली मक्खी होती है जिसका नाम है वैज्ञानिक भाषा में एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है इसका उपयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इटली मक्खी बोलते हैं एपिस मेलिफेरा। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन से इस मक्खी का बहुत उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वे डंक भी क्या करती है, कम मारती है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो छत्ते के अंदर ही रहती है। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है, और इनकी प्रजनन जो है वो इनमें तीव्रता से होता है, जिससे हमें पीढ़ी भी ज़्यादा प्राप्त जल्दी समय में हो जाती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये फूलों से मकरंद चूसती है, और इसके अलावा जो परागकण होते हैं इन परागकणों को क्या करती है, एकत्रित करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में जो होती है वो मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। ये जो अपना लेसन था ये इतना ही है, मधुमक्खी पालन तक कंप्लीट हो गया है। इस मधुमक्खी पालन में आपको मधुमक्खी की जातियां याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी के अलावा इटली मक्खी का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे उसकी। धन्यवाद।